नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। संसद का सत्र खत्म हो गया है। संसद का सत्र चला ही नहीं। कुछ जरूरी बिल जरूर पास हो गए, लेकिन उसके बाद आगे कुछ कार्रवाई हुई नहीं। राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए, वो वाला मसला भी चलता चला जा रहा है। कांग्रेस सरकार को घेर रही है, वो मसला चला जा रहा है। और सरकार राहुल गांधी पर हमलावर है, वो भी बात चल रही है। तो ऐसे समझिए कि ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। रोज की आदत हो गई है, एक इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर एक शब्द का प्रयोग किया। जब वो अपना भाषण दे रहे थे, अपने वक्तव्य में उन्होंने बोला कि 800 साल की बादशाही 2014 में खत्म हुई है। इसमें उन्होंने जो मुगल शासक थे वो, ब्रितानी शासक थे वो, और उसके बाद सन 47 से लेकर के 2014 तक के जो शासक रहे हैं, इस सब चीज को बादशाही बोल दिया। संदर्भ क्या था उस पर विश्लेषण जरूर हो रहा है, लेकिन क्या 2024 से पहले बादशाहत या बादशाही एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के चर्चा जोर शोर से आगे बढ़ाई जाएगी? तो सवाल हम यही पूछ दिए देते हैं, 2024 में किसकी बादशाहत चलेगी? आइए स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। विनोद अग्निहोत्री जी कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के, सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अब से कुछ ही देर में पीकेटी नामबियार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शो के फॉर्मेट में सारे वक्ताओं को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। शहजाद, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, आपका समय शुरू होता है। देखिए, बादशाहियत शब्द में 4 एलिमेंट्स होते हैं। बी, भ्रष्टाचारियत। ये भ्रष्टाचारियत में कौन लिप्त है पूरा देश जानता है, नेशनल हेल्थ से लेकर CWG, जीजाजी। उसके बाद ए, अहंकारी मानसिकता और सोच, मतलब कि मैं ओबीसी समाज का अपमान करूंगा और काले कपड़े पहनकर काली नीयत से दुराग्रह करूंगा कोर्ट के आदेश के खिलाफ। डी, मतलब डायनेस्टी, मतलब परिवारवादी। अब देखिए, आरजेडी, जेडीएस, टीआरएस, बीआरएस, एनसीपी, इसमें केवल एक परिवार ही अध्यक्ष बन सकता है और यही परिवारवादी सोच है जो कि बादशाहियत का एक हिस्सा है। और एस, सामंतवादी सोच। मेरे लिए एक अलग कानून होना चाहिए, मैं कन्विक्ट भी हो जाऊं, प्रमोद तिवारी कहते हैं अलग कानून। और इसी बादशाहियत की वजह से आज आप देख रहे हैं कादरी से लेकर पादरी तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट हो या केरल का पादरी हो या कादरी जी हो, ये सभी लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि जब मोदी जी काम करते हैं तो वो जमहूरियत के लिए करते हैं। और जमहूरियत में क्या है कि जब वो 11 करोड़ टॉयलेट भेजते हैं, जब वो 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो मोहित, मोहम्मद, मैरी, माधव, सबको इसका एक तरह से फायदा मिलता है। और इसीलिए कादरी टू पादरी, अमर, अकबर और एंटनी भी हमारे साथ है। अमर तो पहले से था और अकबर आपके साथ बैठा है। ठीक है, चलिए विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया, तो आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्टार कैंपेनर हैं। और जब वो कोई बात बोलते हैं तो वो फिर नैरेटिव नीचे तक बीजेपी के कार्यकर्ता ले जाते हैं। अब जैसे उन्होंने 2014 में शहजादा बोला था राहुल गांधी के लिए, जीजाजी का प्रयोग किया था रॉबर्ट वाड्रा के लिए, अब उन्होंने बादशाही का प्रयोग किया है। तो एक तरह से वो पूरा जो है 1947 से लेकर 2014 तक का जो शासन है, वो मुगल काल और अंग्रेज काल तो छोड़ दीजिए, वो तो वाकई अलग अलग। तो मुख्य टारगेट उनका 1947 से लेकर जो 2014 तक का कार्यकाल है, उसको उन्होंने ये माना कि ज़्यादातर समय कांग्रेस का शासन रहा और उसमें ज़्यादा समय एक परिवार का शासन रहा, गांधी परिवार का। तो उन्होंने उसको बादशाही। लेकिन अब इस कालखंड में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी है जिसके 6 साल रहे। इस कालखंड में मोरारजी देसाई की भी सरकार है जिसके 2 साल रहे। इस कालखंड में वीपी सिंह की सरकार है जिसका समर्थन बीजेपी कर रही थी। इसी कालखंड में देवगौड़ा और गुजराल की सरकारें भी है, चंद्रशेखर की सरकार भी है, चरण सिंह की सरकार भी है। तो और लाल बहादुर शास्त्री की भी सरकार है जिनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लगाते हैं। तो कुल मिला के जो अभी डेफिनेशन जैसे शहजाद भाई ने दी, तो क्या ये डेफिनेशन इन सारी सरकारों पर भी लागू होती है? ये प्रश्न जरूर उठेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जी। संकेत भाई, सबसे बड़ी बात तो ये कि एक अभिमानी बादशाही की बात कर रहा है, बादशाही के खिलाफत की बात कर रहा है, मुखालफत की बात कर रहा है। देखिए ना, 1948 से लेकर के आज तक
कब किसी प्रधानमंत्री ने संसद को चलने से रोका? विपक्ष ने तो संसद को चलने से हमेशा रोका, अपने मुद्दे उठाए, जनता के मुद्दे उठाए, लेकिन अभिमानी बादशाह पहली बार 2014 के बाद हुआ है जो अपने आप को संसद से भी ऊपर पाता है, जो अपने आप को संविधान से भी ऊपर पाता है, और जो अपने साथियों के साथ ये भी कहता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी हम जैसे जाएं तो कहाँ जाएं? सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। तो ये दरबारियों के बीच में एक बादशाह अपनी बात रख रहा है और अपने आप को कहीं ना कहीं एक आम जनता के रूप में प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। ये मात्र उसका उवाच है, डरा हुआ बादशाह है। गोबेल्स की तरीके से एक झूठ को 100 बार बोल करके उसको सच बताना चाहता है। सच ये है कि आने वाला चुनाव इस बादशाही के मुद्दे पर नहीं होगा, आने वाला चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, अग्निवीरों के मुद्दे पर होगा। ठीक। राकेश कपूर जी, मैं देख रहा हूं बादशाह बोलते ही सुरेंद्र राजपूत जी चालू हो गए, इन्हें अपने अंदर के शायर को रोक नहीं पाए। राकेश जी आपको बराबर का मुकाबला देंगे, ऐसा मेरा मानना है। संकेत जी, मैं ये मानता हूं कि ये देश गांधी का देश है और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले 1934 में ही महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी थी कि स्वतंत्र भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर संसदीय प्रणाली अपनाई जाएगी, जिस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस समय 1934 की बात कर रहा हूँ, घनघोर बहस हुई थी और एक अंग्रेज विद्वान ने कहा था कि भारत ने अंधे कुएं में छलांग लगा दी है। हमें नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन लेबर पार्टी के, मैं उन दोनों का नाम अक्सर भूल जाता हूं, उनका नाम NK सिंह, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे जब वो राज्यसभा के सदस्य थे 2-4 साल पहले, 5-6 साल पहले, उन्होंने जिक्र किया था उन दोनों नामों का। मेरे नाम से लॉर्ड समथिंग, मैं भूल जाता हूं। तो ये देश, इस देश के आम नागरिक को बादशाहत गांधी ने 1934 में ही दे दी थी। 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने बादशाहत दी इस देश की आम नागरिक को। चूंकि गांधी का जो पूरा आंदोलन था वो केवल आज़ादी के लिए नहीं था, इस देश के आम नागरिक की सर्वोच्च उसका आत्म सम्मान रखते हुए और उसको पूरे अधिकार देने का जी। ठीक, मैं वापस आऊंगा आपके पास। PKD नाम्बियार जी, आपका शुरुआती वक्तव्य। 2024 का चुनाव का तो नतीजा आज की तारीख में हम सबको पता है क्या होने वाला है, लगभग तय है। चाहे वो कांग्रेस का जिस तरह से लोग छोड़कर बीजेपी की तरफ आ रहा है, चाहे कल देखा, आज देखा और बहुत काफ़ी सालों से देखा। दूसरी तरह से आप कह रहे हो कि बादशाह, अगर बादशाह है भी हो तो जनता का चुनाव हुआ बादशाह, जनता के लिए काम करने वाला बादशाह, वो ऐसे बादशाह तो बहुत जरूर हमें चाहिए, तभी तो देश अगली पार के ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दैट भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ का डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक विशनरी ऑर्गेनाइजेशन और एक मजबूत लीडर के साथ जब सामने आते हैं, और जो ऑपोजिशन लीडर्स है जो विघटित है और कोई विजन नहीं है और परिवारवाद के अलावा उनका आमने सामने कुछ भी दिखता भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन, चाहे आप बादशाह बुलाए, चाहे वो चक्रवर्ती बुलाए, चाहे आप राजा बुलाए, बट सच ये है जनता चुनने वाला, जनता चाहने वाला, जनता के प्रति काम करने वाला एक नेता के प्रति ही लोग वोट करेंगे। 2024 का रास्ता लगभग तय है। ठीक है, देखिए ये बादशाहत की बात इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक संदर्भ में इसका उपयोग किया और जाहिर सी बात है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ इसका उपयोग किया है कि ये एक खराब चीज थी जो चली आई है, वो मैंने बंद कर दी है। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर भी, इस मुकाबला में भी किस तरीके से उस शब्द पर चर्चा हो रही है। ये शब्द बहुत जरूरी है। मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुकाबला के भाग 2 में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र जी आपसे शुरू करना चाहता हूं कि 70 साल का योगदान, उसकी तुलना मुगल राज और ब्रिटानी शासक
और ये चीज प्रधानमंत्री की स्पीच में साफ साफ कहा भी गया था कि देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो अपनी मानसिकता यहाँ के राजनेताओं में छोड़ गए, और सही मामले में उससे निजात जो है वो 2014 में मिला। भाई मुझे तो नहीं समझ में आता, प्रधानमंत्री जी विषयांतर करने में इतने माहिर इंसान हैं, मायावी लोग हैं ये लोग मूल रूप से माया की तरीके से कि खुद होंगे 5 फुट के, दिखा देंगे 50 फुट के, अचानक से मदन कुंडू जादूगर की तरीके से वो ताजमहल को गायब कर देंगे पर्दा लगा करके। 1948 से अगर आप ध्यान से देखें, पहला बजट 1760 करोड़ रुपए का था। भाखड़ा नंगल डैम किस बादशाह ने बनवाया बताइए आप? जनता ने बनवाया ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया। उसके बाद आपने प्रथम हरित क्रांति, जितने क्या नाम आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, जितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट थे, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान, जितने बैंकों का नेशनलाइजेशन, जिन बैंकों को आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी वाले बेच रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना जिसकी वजह से किसान जो है अपने कर्ज के, महाजनों के कर्ज के जाल से मुक्त हुआ। ये क्या बादशाही के काम थे? ये बादशाही के काम नहीं थे। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन देना, राइट टू फूड देना, राइट टू एजुकेशन देना, मनरेगा देना। ठीक है, आप मुझे बताइए ना कि कौन सा काम बादशाही का था? और 2014 से लेकर के 2024 तक नोटबंदी, जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन, तुलना मैं आता हूं। ठीक है ना? आप आइए, आप जब आप बात करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत का रुपया नीचे निम्न स्तर पर जाए तो बादशाही है, या भारत का रुपया और भारत की इकोनॉमी उच्चतम स्तर पर जाए तो बादशाही। आज की डेट में कहते हैं लोग, अरे साहब इंग्लैंड से इकोनॉमी हमारी, अरे इंग्लैंड नीचे गिर रहा है, आप ऊपर नहीं उठ रहे हैं। आपने तो अपनी इकोनॉमी को और अपनी बेरोजगारी को ऐसी तैसी करा दी। शहजाद अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने एक तुलना रखी है, उन्होंने सामने एक, आप इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं पहले इनका जवाब दूंगा और फिर मुझे अपनी कुछ बातें कहनी थी ओपनिंग दौर के बाद, तो वो भी कहने का अवसर दीजिए। देखिए, सबसे पहले चलिए तुलनात्मक रूप में देखते हैं। ये डिक्लेरेशन और पेपर में चीजों को उतारने के माहिर थे, हम जमीन पर उतारने के माहिर हैं। हम डिलीवरेबल्स में विश्वास रखते हैं, इंप्लीमेंटेशन में, ये इंटेंट और डिक्लेरेशन में। इसलिए राइट टू फूड दे दिया कागज पर, राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया कागज पर जमीन पर कितना उतरा वो देखते हैं। यूपीए के कालखंड में 2004 से 14 के बीच केवल 25 लाख गरीबों के आवास बने, आज 3.5 करोड़ बने। यूपीए के और पूरे 60 साल के कार्यकाल में केवल 3.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा, आज 11 करोड़ तक पहुंच चुका है। यूपीए के पूरे कालखंड में मात्र 70 एयरपोर्ट बने 60 साल में, आज हमने और 70 एयरपोर्ट जोड़ दिए। यूपीए का पूरा कालखंड जोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार से वहां पर मात्र जो है 38% टॉयलेट कवरेज पहुंचा, आज 100% टॉयलेट कवरेज। एकाध कोई गांव में अगर कुछ होगी कमी तो वो एक अलग विषय है, परंतु 11 करोड़ टॉयलेट पहुंचे हैं। तो ये डिलीवरेबल्स की यात्रा, डिक्लेरेशन से डिलीवरेबल्स की यात्रा ही हम जो कह रहे हैं, ये बादशाहियत से लेकर आज जमहूरियत तक है। इसीलिए जमहूरियत हमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर जगह पर सपोर्ट करती है। पर मैं एक मूल सवाल पे, बादशाहियत का मेन लक्षण क्या होता है? गुलामी मानसिकता। और मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। एक, गुलामी मानसिकता देश के चिन्हों पर, राजपथ नाम, पार्लियामेंट के सामने जो सड़क है राजपथ नाम, उस पर कौन? जॉर्ज पंचम कई वर्षों तक आजादी के बाद, आज उसको हटाकर कर्तव्य पथ बनाया गया है। मुगल गार्डन को हटाकर हमने अमृत उद्यान बनाया है और नेताजी की भव्य प्रतिमा को खड़ा करने का काम किया है। यह बादशाहियत से हमने गुलामी मानसिकता को निस्तनाबूद किया। हमारे नेवल चिन्ह पर जॉर्ज क्रॉस, हमने उसको हटाकर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवल एंसाइन को डाला है। यह बादशाहियत से हटने की बात है। हम लोगों ने औरंगजेब रोड का नाम रखा हुआ था और उसका नाम अगर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाए तो कुछ लोग अपने कुर्ते फाड़ने लगते हैं। यह मानसिकता है। तो कौन बादशाहियत में? और दूसरा, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। गुलाम से कोई आजाद बनना चाहे पार्टी के भीतर, गुलाम से कोई आजाद बनना चाहे तो उसकी आजादी पर ऐसा कुटाराघात होता है कि भाई एंटनी भी बोलता है कि मैंने तो केवल इतना कहा कि बीबीसी के विश्वास मत कीजिए। बीबीसी को तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने बैन लगाया था। आज वो गुलाम से कोई आजाद बनना चाहे या शहजाद उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसको दूध में से मक्खी निकालते हैं, वैसे आपने निकाल के फेंक दिया। ये आपकी गुलामी की मानसिकता। लोकतंत्र मुक्त जोन फ्री, मेरिट जोन फ्री। अच्छा, तीसरी बात, गुलामी की मानसिकता। एक लास्ट लक्षण, हर चीज में विदेशी,
नेतृत्व से लेकर हस्तक्षेप तक विदेशी, ये विदेशी रिपोर्ट, विदेशी नेतृत्व और विदेशी हस्तक्षेप जो मांगता है, यही गुलामी की मानसिकता है। सुरेंद्र राजपूत जी देखिए, शायरी भी इनको इसलिए पसंद है, बादशाह के कोर्ट में ही शायरी शोरी होती थी ना, ये बादशाह के कोर्ट में होती थी। तो दरबारी कल्चर में जो लिप्त है वो शायरी करते हैं। हम छोटे लोग जो है वो केवल आपको हिंदी की कहावत बता सकते हैं कि देखिए, अब शायरी से तो आप मुंह मत मोड़िए, इससे क्या दिक्कत? कोई नहीं। एक सेकंड आगे बढ़े। देखिए मैं ऐसा है, मैं केवल देखिए ये शायरी थोड़ा आगे और लोगों से पूछ लें, फिर वापस आ जाऊंगा आपका। चलिए अग्निहोत्री जी, देखिए एक मैं आपको राइट टू रिप्लाई, वो देखिए वो दो वरिष्ठ लोग कैसे भूलेंगे? रोक के रखिए आप, बिल्कुल आप भूल ही नहीं सकते, मुझे पूरा दावा। और सोच लीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी, एक बड़ी मजे की बात एक वरिष्ठ पत्रकार ने कल बोली, मैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये था कि एक तरफ तो आपने इतिहास में से जो बादशाहत थी आपने वो किताबों में से हटा दी, यानी कि आप नहीं चाहते कि उसके बारे में ये चिन्ह हट जाएं, सब कुछ हट जाए, लेकिन राजनीतिक चर्चा में इसका जिक्र प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं इस शब्द का। एक तरफ आप हटा रहे हैं, दूसरी तरफ आप राजनीति में इसका जिक्र भी कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं शहजाद भाई से अनुरोध करूंगा कि शायरी को न घसीटो। कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में शायरी इस देश में दरबारों में भी हुई है, और शायरी से आजादी की लड़ाई लड़ी गई है पूरी। और कविताएं और शायरी जो है, मैंने नहीं कहा कविताएं और शायरी किसी एक खास व्यक्ति की नहीं, वो एक विधा है। और वो विधा मतलब ऐसे ऐसे शायर इस देश में हुए हैं जो बिल्कुल फाकड़ किस्म के हुए हैं, और जिन्होंने दरबारों को सलामी, अब आप फैज साहब ने जिस तरह से कहा कि तख्त उछाले जाएंगे ताकि, तो वो दरबार से मत जुड़िए बस। खाली मेरा एक सेकंड, मेरी गुजारिश है, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से, मैं केवल कह रहा हूँ इनकी महारत शायरी में, मेरी श्लोक में, बस इतना सा अंतर है। जवाब वो देंगे, ये शायरी के माहिर, हम थोड़े बहुत श्लोक के माहिर। श्लोक शायरी नहीं, श्लोक शायरी सब बहुत बढ़िया है। जो आपका सवाल है, जो आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बादशाही शब्द का प्रयोग किया, और देखिए प्रधानमंत्री जी का निशाना, राजनीतिक निशाने की बात कर रहा हूं मैं, वो जो फैमिली पॉलिटिक्स इस देश में है, जिसका जिक्र शहजाद भाई कर रहे थे, तमाम सारी पार्टीज में है, कांग्रेस में भी है और आंशिक रूप से बीजेपी में भी है। अब कर्नाटक में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो वहां फैमिली पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे, क्योंकि बसवराज बोम्मई फैमिली पॉलिटिक्स से आते हैं, वो चीफ मिनिस्टर है आपके, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है, तो कैसे करेंगे आप? शिवसेना के साथ आपका अलायंस था तो वो फैमिली पार्टी थी, आपका अलायंस था। आपका अकाली दल के साथ अलायंस लंबा चला, वहां वो फैमिली पॉलिटिक्स थी। तो ये सुविधा की राजनीति है कि जब चूंकि लोकसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी होगी, तो फैमिली पॉलिटिक्स अटैक करना बीजेपी को सूट करेगा। और इसीलिए जो बादशाही शब्द का जो है प्रयोग किया है प्रधानमंत्री ने, उसका मतलब ही है कि फैमिली पॉलिटिक्स इस देश में लंबे समय तक रही है सेंटर स्टेज पे, उसको हमें अटैक करना है। और जो परिभाषा अभी शहजाद भाई ने दी वो भी उसमें आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो उन्होंने शब्दों का किया है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि 47 से लेकर 2014 और 2019 तक जितनी सरकारें इस देश में आई, सब जनता ने चुनी थी, कहीं से अपॉइंटेड नॉमिनेटेड नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर्स भी जो है आमतौर पर एक मनमोहन सिंह को छोड़ के वो राज्यसभा में थे, बाकी सारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में आए और चुन करके आए। तो उन सबको बादशाही कहना, मैं कम से कम इसमें एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से। आप कुछ और शब्द एक सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, मोरारजी की थी, शास्त्री जी की थी, ये सारे तो बीजेपी, शास्त्री जी भले कांग्रेस सरकार थी लेकिन बीजेपी उनको मानती है भाई। अब चरण सिंह की सरकार थी, किसान क्या करेंगे? आप उनको बादशाही बोल देंगे? तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इसकी जगह कोई और शब्द अगर ले तो ज्यादा अच्छा है। बाकी नहीं, अब तो ये शब्द चल पड़ा। अब तो आप ये मान लीजिए जब प्रधानमंत्री के मुख से निकला है, तो अब शहजाद की मजबूरी बन जाएगी इसके सारे दोष। अगर आप मात्र 30 सेकंड दे दे, उसके बाद विनोद जी, देखिए विनोद जी का इतना लंबा अनुभव है, मुझे नहीं लगता विनोद जी इतने मासूम है कि जिस शब्द का उच्चारण मानसिकता को लेकर किया गया है उसको ये हर सरकार से जोड़ रहे हैं। तो विनोद जी राजनीति में इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, राजनीतिक इन्होंने सरकारें बहुत देखी है, आई गई है, तो मैं उनको ज्यादा क्रेडिट देता हूं, वो अपने आप को कम क्रेडिट दे रहे। दूसरी बात देखिए, मैंने 2 लक्षण को जिक्र किया है बादशाहियत का, एक गुलामी के चिन्हों से अप्रतिम प्रेम और दूसरा आक्रांताओं की महिमा मंडन, आक्रांताओं के काले कृत्यों का महिमा मंडन। अब ये दोनों लक्षण वाजपेयी जी में थोड़ी थे, ये जिनके अंदर ये दोनों लक्षण लाल बहादुर शास्त्री में थोड़ी थे। हाँ, पर कुछ लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते। अब यहीं पे बोल दो कि औरंगजेब रोड का नाम हटा दिया तो बोलेंगे ओ माय गॉड सेकुलरिज्म इज इन डेंजर। तो ये जो करते हैं उन्हीं के लिए बादशाहियत का टर्म है। और मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, मुझे शायरी से कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो ये शायरी का हर बार इस्तेमाल करता हूं। ता उम्र सुरेंद्र ने यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, सुरेंद्र आईना साफ करता रहा। तो मैं तो शायरी का बहुत बड़ा प्रवर्तक हूं। सुरेंद्र जी, अब आपका राइट टू रिप्लाई।
आपको याद रहना चाहिए आपने क्या बोलना है। एक नए बादशाह का हुक्म है। कहते हैं ना कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं, चलने से पहले ये बताएं कि उनकी समत क्या है। चलेंगी तो रफ्तार क्या होगी, कि हमारी ये रेत के महल, आंधियां इनकी सख्त दुश्मन है, तो इसलिए इनका चलना मना है। ये नए बादशाह का हुक्म है, ये हुक्मनामा है। नया बादशाह पुराने बादशाहों की सारी चीजों को हटा करके, जनतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोगों की सारी चीजों को हटा करके इकलौता बादशाह रहना चाहता है। वो तो ऊपर वाला नहीं करने वाला, बहुत साफ सी बात है। दूसरी बात, अभी इन्होंने शायरी की और श्लोक की बात करी। जो आदमी श्लोक पढ़ सकता है वो शायरी वही पढ़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, वरना तो सब रट के आते हैं। शायरों ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये भी अपने आप में सच है। तीसरी बात, आप गुलामी मानसिकता की बात करिए। हम कहते हैं विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के 1 दर्जन दावेदार हैं, खुलेआम कहते हैं भाई कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, हाँ सब हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कहता हूं। हमारी पार्टी में श्री राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सब योग्य हैं। 1 दर्जन लोग योग्य हैं। उसी तरीके समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव है, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार हैं, डीएमके में स्टालिन साहब हैं, सब लोग हैं। एक बार पूछ लीजिए, ये होती है गुलामी मानसिकता कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक आदमी को कह दे नरेंद्र मोदी के अलावा कि ये प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, कह दे राजनाथ सिंह है, कह दे क्या नाम गडकरी साहब हैं, कह दे कोई और है, कह दे शहजाद है पूना वाला प्रधानमंत्री पद के दावेदार। सच बात यह है, गुलामी मानसिकता जबान से नहीं कर्मों से दिखती है। आज की डेट में पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। नरेंद्र मोदी ने बादशाह कह दिया तो अब बादशाह को क्या नाम संभालना है, नरेंद्र मोदी ने शहजादा कह दिया तो शहजादे को संभालना है। अरे भाई शहजाद को संभाल लीजिए शहजादे की जगह पर, बेहतर रहेगा। जब शहजाद को संभाल लेंगे तो शहजादा अपने आप संभाल। मुझे नहीं और मालूम था आज ये कवि सम्मेलन होने वाला है। तीसरी चीज जो है, शहजाद और शहजादा की जगह शाहजादे को संभाल ले, बीसीसीआई लगाए हुए। तो ये आज की डेट में, और राकेश जी ने अभी नहीं बोला है, मैं वापस आऊंगा। संकेत जी, मैंने सोचा कि आज मुकाबला होगा, तत्वों के ऊपर बात करेंगे, विजन के बारे में बात करेंगे। सम्मेलन बन नहीं, मैंने मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन हो गया। मैं केरल का रहने वाला हूं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट बात यह है कि सुरेंद्र जी की इतनी देर के जो बात अब मैंने सुना, और इवन हमारा विनोद जी का भी बात सुना, सब लोग पास्ट की बात करते हैं कि 1947 से लेकर इधर ये किया, वो किया, मनरेगा ले आया, वो लेके आया, ये लेके आया। कोई ये क्यों नहीं कह पाते कि अगला 25 साल का राहुल गांधी का, कांग्रेस का, या ऑपोजिशन का, नीतीश कुमार का, या ये देवेगौड़ा का, किसी का विजन क्या है इस देश के प्रति? जो 30 साल का जो जवान आजकल का नौजवान का जवान है, उसके लिए क्या ये अगला 25 साल, आने वाला जो 25 साल में हिंदुस्तान का ये कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के पास क्या विजन है? कोई भी बात नहीं कर रहा। हम फिर पीछे जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमने वो किया था, ये किया था। अगर 50-55 साल अगर रात करने के बाद, आप भी तो 9 साल पीछे का अपना इतिहास दिखा रहे हैं। मैं आपको यही तो कहता हूं, आज की तारीख में उपलब्धियां तो गिना रहे हैं। आज की उनकी पिछली उपलब्धि का कमी जब तक नहीं बोलोगे, आपको ये विश्वास भी नहीं होगा कि जो हम कर रहा है और करने वाला है उसका महत्व ही आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, तो फिक्र करो, लेकिन फिक्र की जिक्र भी करो। बेसिक फंडामेंटल है ये, बेसिक फंडामेंटल है। जब आप कम्युनिकेशन में पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या नहीं हुआ है, और हम क्या कर रहा है, क्या होने वाला है, तो वो भी वो अपनी पिछली उपलब्धियां गिना रहे हैं। सिर्फ आपको ये भी तो कम्युनिकेशन नहीं, बट एक ऑपोजिशन पार्टी हम कह रहे कि यार मेरे को पद में आना है, या मैं फ्यूचर हूं, तो बताओ तो सही क्या विजन है आपके, इस देश के प्रति क्या विजन है? आपने पिछले 9 साल के अंदर राहुल गांधी का या कोई भी ऑपोजिशन लीडर की बात करे, वो कोई ऐसे कोई बात रखा है देश के सामने कि विजन के ऊपर? कोई भी बात नहीं रखा है। कोई ये बात रखा है कि इधर उनके परिवार का और करप्शन, ईडी और ये वॉशिंग मशीन की बात के अलावा और कोई तत्व रखा है? तो वॉशिंग मशीन तो जरूरी बात है ना भाई, राजनीतिक रूप से। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नेताओं को इम्यूनिटी नहीं मिल सकती, तो क्या ये इम्यूनिटी सिर्फ बीजेपी देगी? संकेत जी, ये बात तो रखे कि कम से कम क्यों हर रोज छोड़ के जा रहे हैं लोग?
तब छोड़कर जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं हाँ। कोई भी संस्था से, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कॉर्पोरेट हो जब या मैनेजर से ऑर्गेनाइजेशन नाखुश हो, हो। तब होते हैं कि नहीं, नाखुश की बात नहीं है, लीडरशिप जब खराब होता है, हाँ। जो तब लीडरशिप लोग के छोड़ अंदर करके जाते विजनरी हैं। नहीं एक होते, सेकंड, तब चले राकेश जाते जी, हैं, बहुत टाइम जो से नहीं बॉस बोल- की वजह से छोड़ जी, के आता है। राकेश तो जी, आपको ये यहाँ पर- समझना है कि राहुल गांधी के जी, अंदर ठीक है। वो है नहीं दो है, दो जो मुद्दे यहाँ जनता पर देती आए हैं। एक तो बादशाहत पर खूब सारी बात हुई है और मुझे थोड़ा सा अपराध बोध हो रहा है कि आपकी तरफ से कुछ शायरी या श्लोक नहीं आए। अव्वल दूसरी चीज ये जो बात अभी इन्होंने बोली कि ये जो एचआर मैनेजमेंट क्राइसिस हो रही है कांग्रेस पार्टी में, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अपने मैनेजर से नाराज बता रहे हैं अपने आप को, गुलाम और आजाद की बात यहाँ पर हो रही है, इस पर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए संकेत जी, बड़ा स्पष्ट है जो अभी जो बातचीत चल रही है, जो अब नाम्बियार साहब ने बोला, मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाया वास्तव में वो क्या कहना चाहते थे, क्या पॉइंट वो रेस करना चाहते थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाया वो स्पष्ट नहीं, मुझे तो कम से कम नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक इस देश की बादशाहत शब्द का जो मतलब है, प्रधानमंत्री बड़े ही बहुत ही इंटेलिजेंट राजनीतिज्ञ हैं, ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो शब्द से क्या संकेत देना चाहते हैं, वो शब्द का क्या प्रयोग करना चाहते हैं, जबकि भारतीय इतिहास से मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है, जबकि निराला जैसे साहित्यकार जिसने राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के अलावा उनकी सरस्वती वंदना, सरस्वती वंदना, वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे नव स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वरदे, उन्होंने स्वतंत्रता का आह्वान किया था। अगर उन्होंने एक कविता ये लिख दी कि अबे ओबे सुनबे गुलाब, खाद खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पर इतला रहा है कैपिटलिस्ट, तो वो क्या कम्युनिस्ट हो गए थे? नहीं हो गए थे। वो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को बता रहे थे, वो क्रांतिकारी कवि थे। उनकी जो तुलना है अंग्रेजी के बहुत महान कवियों से होती है। गालिब को हम क्या एक तरफ फेंक दे, जिसने कहा हिंदुस्तान की संस्कृति के कुछ न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, और डुबोया मुझको होने ने न मैं होता तो क्या होता, अहम ब्रह्मास्मि, ये है इसका अर्थ। लेकिन मुझे आज तो ये है कि जो मोदी जी का जो वक्तव्य सुनकर के मुझे लगता है कि शाह के है गुस्ले सेहत की खबर, क्या बात और देखिए दिन कब फिरे हम्माम के, और रात पी जमजम पे में, और सुबह दम धोए धब्बे जाम और राम के। बहुत ही शानदार मुकाबला होता जा रहा है ये। शहजाद, देखिए एक सेकंड, मैं सब एक बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी बात कहते हैं, मैं आपके पास सब एक बाद में आ जाऊंगा। हाँ 7 मिनट बचे हैं अब। शायरी संकेत में ही जी, बात की जाए। संकेत जी, देखिए मेरा राइट टू रिस्पॉन्ड है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि बादशाहियत का जो मॉडल जिसके बारे में हम कह रहे हैं, दो प्रकार के। देखिए भारतीय संस्कृति में श्री राम, प्रभु श्री राम भी ये एक राजवंश से ही थे, पर प्रभु श्री राम का मॉडल और मुगल आक्रांता और लुटेरों का मॉडल ये अलग अलग है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे आपको पांडवों के युधिष्ठिर का एक प्रसंग है कि वो पंचाधिक शतम कहते हैं, मतलब कि जब विदेशी ताकत होती है तो कौरव और पांडव 100 बनाम 5 नहीं होते, वो 105 होते हैं। परंतु यहाँ पर जो बादशाहित मानसिकता के होते हैं वो कहते हैं कि विदेशी हस्तक्षेप भी होना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ के थे राजा, उनको हमेशा उनके कर्तव्य से माना गया। राम जी कर्तव्य से माने गए, पांडव अपने कर्तव्य से माने गए। धर्म की लड़ाई उन्होंने, धर्म मतलब राइचियसनेस, वरना यहाँ पे सेकुलरिज्म की आफत आ जाएगी। तो धर्म मतलब राइचियसनेस की लड़ाई उन्होंने लड़ी। जबकि आप देखिए कि बादशाहियत वाले जो लोग थे वो केवल लूटने आए थे, लूट लूट लूट। और एक समय तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि एक लुटेरा पंजाब 85% लूट लेता था। अब वो लूटने वाले एक साथ भी हो गए, और उनकी बादशाहियत कैसी है कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बादशाह हूं, मेरे लिए अलग कानून हो, अलग मेरे लिए गाइडलाइन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बादशाहियत नहीं चलेगी, आपको जमहूरियत में रहना पड़ेगा। तो मैं इस प्रकार की बादशाहियत, और ना मुझे कोई देखिए श्लोक और शायरी दोनों ही साथ में चलते हैं इस महान देश में। हाँ, कुछ लोग शायरी के ज्यादा माहिर हैं, हम लोग जो है वो कहते हैं कि भाई देखिए कवन सो काज कहीं जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हमारी फिलॉसफी है कि कैन डू एटीट्यूड,
ये हमारी ये आपके अकेले नहीं है। हम तो मैंने कहा हम आप मुझे नहीं गिनते क्या भारत में? तो गिनता ही हूं क्या आपको। क्या आपके मन में एक भारतीय मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बाहर हो गया भारत से? नहीं, ऐसा मत कहिए अग्निहोत्री जी, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करें। हमारी तो मैं आपको भी जोड़, आपको भी तो मैं अपनी विशाल सबका साथ विचारधारा में जोड़ ही रहा हूँ। हमने अच्छा, कहा ऐसा है अभी शहजाद, आपने जो आखिरी बोला ना, बात। मैं नहीं, सुप्रीम एक आखिरी आपने बात, सुप्रीम एक कोर्ट आखिरी की बात। बात का जिक्र किया, एक मैं आपसे लास्ट पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके लिए अलग कानून नहीं बना सकते, आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकते, यही बात कह रहे हैं आप? ये इम्यूनिटी बीजेपी क्यों दे रही है? हाँ। जो बीजेपी आ जाए, वॉशिंग मशीन का आरोप। देखिए, ये वॉशिंग मशीन नहीं, ये पुरानी फंसी हुई टेप रिकॉर्डर मशीन है। 9 साल से वही टेप चल रहा है कि इसको नहीं किया, इसको नहीं किया। आप जाइए कोर्ट में और स्पेसिफिक केस अगर आपके पास कोई भी नेता हो, ए पार्टी बी पार्टी, और आप बोल रहे ना हमने किसी, बताइए नरसिम्हा राव जी कब कन्विक्ट हुए? कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी पर पहला केस कब चला और कब वो पहली बार जेल गए? क्या कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी? क्या समाजवादी पार्टी के चीफ मुलायम सिंह यादव पर जब डीए केस चला, वो क्या बीजेपी की सरकार थी? इनके समय पर भी वही लोग थे, आज भी वही लोग। एक लास्ट, इन्होंने कहा कि हम लोग सारी चीजें हटा, नहीं, हम तो जीएसटी आगे ले गए, कौन उसका विरोध करने लगा? हम तो आधार आगे ले गए, आप ही का था, किसने विरोध किया? और नई पार्लियामेंट की संरचना होनी चाहिए, ये भी स्पीकर मीरा कुमार ने कहा था, हम आगे ले गए तो कहा नहीं नहीं, जो विदेशियों ने काउंसिल बनाया है वही होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं आक्रांताओं से प्रेम, लुटेरों से प्रेम, ये बात आप तर्क दे दिया। हाँ, आपकी बात। 3-4 चीजें हमने बड़ी साफ, उसके बाद विनोद। हाँ, इधर उधर की बात करने से लाभ नहीं। राजे रजवाड़ों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ हम लोगों ने, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और सारे राजे रजवाड़ों के राजपाट छीन करके इस देश को एक बनाने का काम किया। ये अपने आप में सच है। अब वो किस राजे रजवाड़े की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ये जाने। और रही बात, अभी नाम्बियार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई अगले 25 साल का विजन दीजिए। तो हमारा 25 साल का विजन बहुत क्लियर है। कहते हैं ना कि देहु शिवा बरमोह है, शुभ कर्मंते कबहू न टरे न डरे, अरिसो जब जाई लड़े निश्चय कर अपनी जीत करे। तो हमारा तो निश्चय है अपना कि जीत करने का, और हम समता मूलक समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें किसी 2 क्रॉनी कैपिटलिस्टों के पास सारा पैसा ना हो, पैसा सबके पास हो। हम रोजगार देना चाहते हैं, अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे। हम लोग विकास के साथ रोजगार की संभावनाओं को जोड़ेंगे। हम लोग कहीं ना कहीं 18 बार चीन के पास गुलामी मानसिकता में चाय पिलाने नहीं जाएंगे, झूला झूलाने नहीं जाएंगे। हम उस हत्यारे चीन के सामने हाथ नहीं मिलाएंगे जिसने हमारे 20 शहीद सैनिकों का कत्ल किया। हम बिल्कुल पूरी तरीके से स्वाभिमानी भारत, स्वावलंबी भारत का हम निर्माण करेंगे, और उस भारत का निर्माण करेंगे जहां सब लोगों को बराबर के अवसर होंगे, बराबर के अवसर। आखिरी के 3 मिनट बचे हैं मेरे पास। विनोद जी आपके पास आएंगे और फिर शहजाद। पहले विनोद जी। देखिए, मैं तो बतौर पत्रकार ही बात कर रहा हूँ, और मेरा सिद्धांत है, राकेश जी मेरे वरिष्ठ रहे हैं, जानते हैं, और ना मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, ना विपक्ष का प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल। तो किसका क्या विजन है वो अपना बताए, सुरेंद्र जी ने बता दिया। और मैं भी अगर कविता में बात कर लूँ, बिल्कुल, अब तो हो ही जाए, अनिवार्य है, अब तो हो ही जाए। नमन किया है नहीं कभी पुच्छल तारों को, नमन किया है नहीं कभी पुच्छल तारों को, साक्षी मेरी कलम न कभी प्रशस्ति लिखी है, सिंहासन को भेजी नहीं सलामी, शासन की धमकी पर ये नहीं झुकी है। तो मैं तो उस तरह की बात कर रहा हूं। और जहां तक विजन की बात है, अगर हम लोग खुले मन से सारे नेताओं के भाषण, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो लिखित हो, अगर पढ़ें, मोदी जी का भाषण देखें, राहुल गांधी के जो इंटरेक्शन है तमाम लोगों से, रघुराम राजन से, राजीव बजाज से, जो यूट्यूब पे हैं, और नीतीश कुमार का देखें, जिनके जो नेता, अरविंद केजरीवाल का, तो उनका विजन पता लग जाता है। अगर हम देखेंगे ही नहीं, मैं खाली राहुल गांधी का देखूंगा तो मुझे मोदी जी का विजन नहीं समझ में आएगा, मैं मोदी जी का ही देखूंगा तो राहुल गांधी का नहीं समझ में आएगा, मैं इन दोनों का नहीं देखूंगा, खाली केजरीवाल जी का देखूंगा तो उन्हीं का समझ में आएगा। इसलिए एक निष्पक्ष और विश्लेषक के तौर पर हमको सबके विजन देखने चाहिए, और सब पब्लिक डोमेन में मौजूद है। लास्ट कमेंट। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं विनोद जी की बातों से। ये लड़ाई एक तरफ मिशन और विशन मोदी जी का, और दूसरी तरफ एम्बिशन फॉर पोजीशन, करप्शन, डिवीजन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑब्सेशन, ये लड़ाई है। और अंग्रेजी में इसलिए बोला ताकि हमारे केरल के व्यूअर्स जो पीकेडी के साथ जुड़े वो भी देख सके। देखिए दूसरी बात, नहीं एक सेकंड, मेरी समाप्त होने दीजिए, दोस्त समाप्त होने दीजिए। देखिए लास्ट बात, देखिए समतामूलक समाज की विशेष, समतामूलक समाज के बारे में बोलने वाले लोग जब सबसे बड़ा कदम इस दिशा में 370 और 35A नामक काले धब्बे को हटाकर वहां की वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया गया, तो क्या स्टैंड
स्टैंड था आपका? अब बताइए मुझे। महिलाओं को अधिकार दिया गया और जिसका एमओयू चाइना के साथ आज भी हो, जिसकी कॉपी इनके पास नहीं है, और चीन ने सेना की पिटाई कर दी, ऐसा वक्तव्य अपने सेना के बारे में कहने वाले लोग क्या सेना के साथ खड़े? ऐसे बादशाह नहीं चाहिए। आपने आज बादशाहों के शब्द पर ही बात करी, तो आखिरी में हम एक बादशाह पे ही खत्म कर देते। कहते हैं ना, कबीर ने लिखा था, और ये शायरी नहीं है। नहीं बोलिए। शब्द शब्द सब करें, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। नरेंद्र मोदी जी के शब्द घाव करते हैं और बाकी विपक्षी नेताओं के शब्द औषधि करते हैं। निश्चित तौर पर जान लीजिए, पूरा देश आहत है नरेंद्र मोदी जी के शब्दों से, जब वो कहते थे आज रात 12 बजे, आज रात 12 बजे ये नोट रद्दी के टुकड़े। एक सेकंड, मैं सुरेंद्र जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूं। इन्होंने जो बोला है, ये राहुल गांधी पे आत्मघाव जो हो रहा है शब्दों से उनके, उसके विषय में बोला है। मैं मानता हूं इस बात। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बादशाह शब्द हिंदुस्तान में आया कैसा? बाबर को सबसे पहले ये शब्द दिया था गुरु नानक देव जी महाराज ने। मैं सिर्फ यहीं पर अपनी इसी बात पर खत्म करते हैं, और ये चर्चा आप अपने घरों में भी करिए। कुछ कविता, श्लोक या शेर, शायरी, ये सब करते करते मुकाबला जारी रहेगा। देखते रहिए एनडीटीवी। मैंने सोचा कि आज मुकाबला होगा, तत्वों के ऊपर बात करेंगे, विजन के बारे में बात करेंगे। कवि सम्मेलन बन नहीं, गया। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन हो गया। मैं केरल का रहने वाला हूं, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट बात यह है कि सुरेंद्र जी की इतनी देर के जो बात अब मैंने सुना, और इवन हमारा विनोद जी का भी बात सुना, सब लोग पास्ट की बात करते हैं कि 1947 से लेकर इधर ये किया, वो किया, मनरेगा ले आया, वो लेके आया, ये लेके आया। कोई ये क्यों नहीं कह पाते कि अगला 25 साल का राहुल गांधी का, कांग्रेस का, या ऑपोजिशन का, नीतीश कुमार का, या ये देवेगौड़ा का, किसी का विजन क्या है इस देश के प्रति? अच्छा, जो यहाँ के थे राजा, उनको हमेशा उनके कर्तव्य से माना गया। राम जी कर्तव्य से माने गए, पांडव अपने कर्तव्य से माने गए। धर्म की लड़ाई उन्होंने, धर्म मतलब राइचियसनेस, वरना यहाँ पे सेकुलरिज्म की आफत आ जाएगी। तो धर्म मतलब राइचियसनेस की लड़ाई उन्होंने लड़ी। जबकि आप देखिए कि बादशाहियत वाले जो लोग थे वो केवल लूटने आए थे, लूट लूट लूट। और एक समय तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि एक लुटेरा पंजा 85% लूट लेता था। अब वो लूटने वाले एक साथ भी हो गए, और उनकी बादशाहियत कैसी है कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बादशाह हूं, मेरे लिए अलग कानून हो, अलग मेरे लिए गाइडलाइन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बादशाहियत नहीं चलेगी, आपको जमहूरियत में रहना पड़ेगा।